So, hey everyone, myself Ayush Singhal and welcome to my YouTube channel. So, मैं लास्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था। हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और हमने लास्ट में छोड़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से, तो मैं वहीं से पिक करूँगा टॉपिक को और हम सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो इसमें हम देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर। तो इसके लिए मैं एक सर्कल लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो सर्कल्स हो गए। ओके, तो मान लीजिए ये हमारा है आपका, दिस इज एंटायर, ओके। सो यहाँ पे मैं दोबारा पिक करता हूँ इसको और मान लीजिए हमारा सिस्टम हो गया ए। ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हमारा हो गया यहाँ पे दिस इज सिस्टम ए। तो सिस्टम ए में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मान लीजिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं एंड यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं इस वाले स्फीयर के पास। लेट्स नेम दिस स्फीयर इज ए एंड दिस वन इज बी। तो आप मुझे बताइए कि स्फीयर ए पे आपको नेट चार्ज क्या दिख रहा है। तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 ही प्रोटॉन्स हैं, तो जो नेट चार्ज हो गया क्यू नेट वो हो गया 0। सेम यहाँ पे केस है, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स हैं, तो नेट चार्ज यहाँ पे भी क्या हो गया 0। ऑलराइट, तो इससे हमें क्या पता चला। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम करते हैं एक काम करते हैं, हम वन बाय वन उठाते हैं। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ। ओके, सो देखते हैं क्या हो सकता है। तो भाई हम एक और सिस्टम यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ नीचे। तो मान लीजिए ये हमारे पास वापस यहाँ पे ये चार्ज हो गया, बॉडी हो गई ए एंड ये वाली बॉडी हो गई हमारे पास बी। और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक सिस्टम जिसके अंदर ये बॉडीज रखी हुई हैं। ओके, नाउ मैं वही नाम दे देता हूँ इसको बी। ओके ओके ओके, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अगेन ए, इसको नाम दे देता हूँ बी और ये हमारे पास सिस्टम बी हो गया। सो अभी मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए जो यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स थे, मान लीजिए उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया। सो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो जाएगा, जो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और 10 प्रोटॉन्स। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 11 प्रोटॉन्स रहेंगे। सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट चार्ज आया क्यू नेट वो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस ई। ओके, और यहाँ पे क्या है क्यू नेट, ये हो गया हमारे पास माइनस ई। तो इससे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि सिस्टम ए पे अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट सिस्टम ए की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज ऑन सिस्टम ए इज 0। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखें तो नेट चार्ज ऑन सिस्टम बी वो भी 0 है। तो मैं आपको यही पॉइंट क्लियर कर रहा था कि मान लीजिए आपके पास कोई भी चार्ज सिस्टम हो एंटायर,
कंप्लीट सिस्टम पे हमेशा नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो दिस इज इट एंड मैं अब अगली स्लाइड पे जाता हूँ और अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। So any body become charged only due to transfer of electrons and not due to transfer of proton. Hence, Z remains unchanged. Obviously, हमने जैसे कि लास्ट वाले इलस्ट्रेशन में भी देखा, एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए उससे एक इलेक्ट्रॉन उधर से उधर ट्रांसफर हो गया, वहाँ पे तो 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और वहाँ पे 12 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ट्रांसफर किसका हो रहा है, तो ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ना कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होगा। उसका एक ऑब्वियस रीज़न है कि जैसे कि आप सब जानते होंगे, यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे बनाता हूँ इधर। सो मान लीजिए मैं एक स्फीयर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मेरा हो गया ड्रॉ। तो यहाँ पे अगर हम क्या पढ़ रहे थे इसमें, मैं आपको बता रहा था किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक शेल और बनाऊंगा इसके बाद, यहाँ पे मैं एक शेल और बनाऊंगा, ठीक है। और चलिए एक और बना लेते हैं इसमें हम, लेट्स मेक वन मोर शेल। तो देखिए, तो ये न्यूक्लियस है हमारे पास। तो न्यूक्लियस में हमें यहाँ मिलते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि होते हैं बाउंडेड। उसके बाहर क्या घूमते हैं शेल्स में, तो यहाँ पे घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्री मतलब आसानी से निकल जाएगा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ना कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, क्योंकि वो बाउंडेड है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, आपको मैं यहीं पे बता दूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या कहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम मिला के क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ओके, चलिए। तो इस वजह से जेड रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि जेड तो बेसिकली प्रोटॉन्स को हमें रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ एग्जांपल के तौर पे, मैंने हीलियम प्लस की बात करी है। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है। जब मान लीजिए जो हीलियम है ये होता है 2He4, ठीक है। तो इसका जो जेड की वैल्यू है वो 2 है और ए की वैल्यू वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये इसका प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उससे क्या होगा, ये हीलियम एटम जो है वो प्लस चार्ज गेन कर लेगा। अभी हीलियम आयन बन गया, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन। सो इसका चार्ज पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया इसने। लेकिन जेड की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी, 2, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं आया। इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफ़र करे, ना कि प्रोटॉन्स होते भी नहीं है ट्रांसफ़र इजीली। तो अब एक बात बताइए आप, और एक बहुत, लास्ट वाली इलस्ट्रेशन को एक बार दोबारा लेते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये वाला सिस्टम था हमारे पास, ये वाला जो सिस्टम था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो इधर 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस पे जो मास में फ़र्क आया, यहाँ पे भी मास में क्या फ़र्क आया वो हम देखते हैं। तो चूंकि यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई है। तो अगर कोई चीज़ आ रही है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो मास है, मास इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, इस वजह से यहाँ मास क्या होगा, डिक्रीजेस। लेकिन उसी के साथ आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है ये बहुत कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम्स। तो आप समझ सकते हैं -31 कितना छोटा मास है। तो हम कहेंगे मास डिक्रीजेस स्लाइटली।
मास इंक्रीजेस स्लाइटली। ठीक है, तो यही हमारा अगला पॉइंट है वहाँ पे। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो हमने क्वांटाइजेशन एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें मैंने जो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो मैंने यही लिखा है कि देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है वो डेफिनेटली किसकी वजह से आएगा, जैसे कि हमने ऊपर वाले केस में यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हीलियम के ऊपर आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि वहाँ से हीलियम एटम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो बेसिकली प्लस चार्ज वो ज़्यादा शो करेगा। डेफिनेटली यहाँ पे प्लस चार्ज इस वजह से आ गया। अब चूंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, वो कब आया है? तब इलेक्ट्रॉन निकला है उसमें से। इलेक्ट्रॉन निकला है तो मतलब कुछ ना कुछ उसका मास जरूर कम हुआ होगा। तो इस क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मासिव पार्टिकल है, तो एक मासिव पार्टिकल कम हुआ है, तो इस वजह से मास डिक्रीज होगा। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है, बहुत स्लाइट डिक्रीज होगा यहाँ पे मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमने जैसे कि डिस्कस करा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स होता है, विच इज सो स्मॉल। एंड नेगेटिव चार्ज किसी पार्टिकल पे क्यों आता है? नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, मतलब उस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब वो अब पहले ए था, अब वो बन गया ए माइनस। क्यों? क्योंकि उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, उन्हें एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है अपने अंदर एक चार्ज को, तो ड्यू टू गेन, यहाँ पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से मास उसका स्लाइटली बढ़ जाता है, स्लाइटली। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइटली मास का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हमने, पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, अब तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि चार्जेस, ये लाइन एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। सो इसको हम मार्कर चेंज करके ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि चार्जेस जो होते हैं वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होते हैं। मतलब इस बात का है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेलोसिटी एक्सेट्रा। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं यहाँ पे। तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि m इक्वल टू, हमें पता है रिलेटिव जो इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी होती है वहाँ पे m जो हम यूज़ करते हैं वो m0 अपॉन √1 माइनस v² पे यूज़ किया जाता है। तो दिस इज रिलिस्ट, इसका ये मतलब होता है कि ये रिलेटिविस्टिकली क्या है? वेरी कर रही है। तो मास वेरी करता है, जैसे जैसे वो जाता चला जाता है तो मास का डिके होता चला जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ध्यान रखिए कि आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है उसके हिसाब से वो यही कहती है कि जैसे अगर स्पीड की लाइट या उससे तेज अगर कोई पार्टिकल जाएगा, सो वहाँ पे उसका मास डिक्रीमेंट होता है। और किस रेट से होता है डिक्रीमेंट? तो उसके लिए एक इक्वेशन दी है आइंस्टीन ने कि m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v²/c²। सो यानी कि रिलेटिविस्टिकली क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। मतलब पोजीशन और टाइम के साथ इसका मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। किसी भी पार्टिकल का अगर वो स्पीड ऑफ लाइट है उससे तेज मूव करता है, सो उस केस में उसका मास क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये रिलेटिविस्टिकली क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है, आगे इसमें जो हम देखें कि अगर स्पेसिफिक चार्ज की मैं बात करूं, यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं जो कि होगा Q/m। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अलग से कि ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका Q/m। Q/m किसको कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज को। तो एक बात आप मुझे बताइए कि मास जो इसमें आपको मास दिख रहा है नीचे की तरफ, ये जो मास दिख रहा है ये क्या कर रहा है? रिलेटिविस्टिकली वेरी कर रहा है। और स्पेसिफिक चार्ज Q/m होता है। ठीक है, तो जब ये रिलेटिविस्टिकली वेरी कर रहा है तो पूरा का पूरा Q/m क्या करेगा? रिलेटिविस्टिकली वेरी करेगा। मतलब अगर वही आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जाए तो डेफिनेटली स्पेसिफिक चार्ज के साथ भी वही होगा जो हमारा एक मास के साथ होता है। मतलब वो रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है तो ये भी रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है। लेकिन जो चार्जेस होते हैं, सिर्फ चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होते हैं। वो मतलब डिपेंड नहीं करते फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वेलोसिटी वगैरह पे, लेकिन मास करता है और स्पेसिफिक चार्ज भी करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रिलेटिविस्टिकली वेरी नहीं करता,
ऑप्शन आपके पास आएंगे चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, मास एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या इसका आंसर जाना चाहिए? द बेस्ट सूटेड आंसर विल बी, कौन सा नहीं करता तो हमारा चार्ज आ जाएगा। वहाँ पे आप सिर्फ अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक चार्ज, तो हो सकता है आपने अगर ये चीज़ इस टाइम ना समझी हो तो गलत कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज को फॉर्मूला पता है कि Q बाय M होता है, और M तो क्या कर रहा है, रिलेटिविस्टिकली वेरी कर रहा है, जैसे कि इस इक्वेशन के हिसाब से हमने पढ़ा। तो Q बाय M भी क्या करेगा, रिलेटिविस्टिकली वेरी करेगा। तो मतलब ये भी रिलेटिविस्टिकली वेरी कर रहा है, चूँकि ये रिलेटिविस्टिक वेरी कर रहा है, लेकिन चार्जेस रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते। तो आगे से मुझे ये चीज़ मैं आपको वैसे टाइम टू टाइम रिवाइज कराता रहूँगा, पर आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में ज़रूर रखना है। तो दिस इज़ बेसिकली डॉक्टर फॉर यू, ठीक है। और एक्चुअली ये पूरा ही पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पूरा पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पूरा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक्चुअली सारे पॉइंट्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो ऑब्वियसली उस वाली बॉडी पे जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उसका, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई है तो उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, एक मासिव पार्टिकल निकला है, लेकिन वो जो बहुत स्लाइटली वो कम होगा मास उसका। और हमने ये भी पढ़ा कि जो वो चार्ज वहाँ से निकला उसकी वजह से वहाँ डिफिशियंसी आ गई, किसकी, नेगेटिव चार्ज की। तो इस वजह वहाँ पे एक्सिस में प्लस चार्ज हो गए तो वहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। एक्चुअली आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है। मान लीजिए 10 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 10 प्रोटॉन्स है किसी एटम के पास और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब चूंकि 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स सम अप करके एक नेट चार्ज आता है 0, लेकिन मैंने से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया क्योंकि वहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए अब, और प्रोटॉन्स तो अभी भी 10 हैं, बढ़ाया कुछ नहीं है मैंने, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से अब जो नेट चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, और मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो गेन कर रहा है, जो एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो एटम है हमारे पास न्यूट्रल एटम है पहले तो, अब उसके पास जो नेट चार्ज है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और चूंकि एक मासिव पार्टिकल को उसने गेन करा है तो उसका मास बढ़ जाएगा। लेकिन अगेन हमें ध्यान रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, विच इज सो स्मॉल। तो वो स्लाइटली हम वर्ड अगर ऑप्शन में आता है तो ज़्यादा 100% उसको हम प्रेफरेंस देंगे सबसे पहले। उसके बाद मैंने आपको बताया कि चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज और मास, इसमें कौन कौन रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है, कौन नहीं करता। क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज में Q बाय M आ रहा है, जो M है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मास जो है वो रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है, तो इस वजह से जो स्पेसिफिक चार्ज है वो भी रिलेटिविस्टिकली वेरी करेगा। लेकिन सिर्फ अगर वो चार्ज की बात करें तो वो रिलेटिविस्टिकली वेरी नहीं करता, ठीक है। चलिए, उसके अलावा मैंने आपको पॉइंट पढ़ा, ये तो हो चुका हमारा, ठीक है, Z रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। ये हमने पॉइंट अभी पढ़ा, 4th पॉइंट तो हमने अभी डिस्कस करा कि जो चार्ज है वो ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। ये अलग बात है कि उस चार्ज पे कितना मास है कितना नहीं है, बट इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। रिपल्शन इज द ट्रू टेस्टिंग ऑफ चार्ज। अभी क्या करिए आप, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्दो दिस इज सॉरी, ओके, सो एक काम करिए, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, सो मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, ओके सॉरी। तो मैं दोबारा से इसको हाईलाइट करता हूँ, कोई अच्छा सा हाईलाइटर लेते हैं इसके लिए, शायद ये काम कर जाए या। तो यार ये वाला पॉइंट जो रिपल्शन इज द ट्रू टेस्टिंग ऑफ चार्ज, ये आपको खास तौर पे ध्यान से रखना है, और मैं अभी समझाऊंगा नहीं इस पॉइंट को, और मैं इसको हाईलाइट भी करवा रहा हूँ, हम इसको थोड़ी देर में ही समझेंगे। उससे पहले मैं और पॉइंट्स कवर करवा देता हूँ। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, ये बात जस्ट एक तो पहली बात तो सबसे पहले
ये डेफिनेटली एक हाईलाइट पॉइंट है। मुझे नहीं लगता इनमें कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगे या लगना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट ना हो। सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हैं। चार्ज कंजर्व्ड रहता है, वो हमने जस्ट इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में समझा कि हमने सिस्टम जो पहला वाला सिस्टम लिया था उस पर हमारा नेट चार्ज क्या था, 0। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद सिस्टम बी जो हमने लिया था उस पर भी नेट चार्ज क्या था, 0। तो चार्ज इनिशियली भी 0 था, फाइनली भी 0 है, तो नेट चार्ज क्या है सिस्टम पे, 0। तो यानी कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एंड अगला पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब इसका है कि वो जो चार्ज होगा वो एक्चुअली n इंटू प्लस माइनस ई, तो बेसिकली वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा n का। n की वैल्यू जहाँ पे हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, इसमें आप एक गलती ना करें कि हम जनरली क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि ये प्लस साइन ये चार्ज के पास आना चाहिए, ई के पास। वहाँ हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन की बात हो रही है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, n का, जहाँ पे n हो सकता है 1 2 3 एंड इसी नंबर में n होगा हमारे पास। चलिए, सो अब मैं आपको पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है रिपल्शन इज द ट्रू टेस्टिंग ऑफ चार्ज। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लिया है और इस इलस्ट्रेशन को अब हम अच्छे से समझेंगे। मार्कर हम कौन सा लें, चलिए कोई भी ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक बॉल सिस्टम दिख रहा है, 5 बॉल्स हैं मेरे पास, और मुझे फर्स्ट वाली बॉल पे इन्होंने क्या पूछा है, चार्ज पूछा है कि इस पे क्या चार्ज होगा। सो इस पे क्या चार्ज होगा कैसे निकालेंगे, वो सब चीज़ हम इस क्वेश्चन में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो डिस्कस करते हैं। इन्होंने हमें कुछ चीज़ें अलग से दे रखी हैं कि भाई हमको पता है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको पता होना चाहिए कि 1 और 2 क्या कर रहे हैं आपस में। ये दोनों आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। 2 4 भी अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, 2 और 4, और 4 और 1 भी आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, 2 3 रिपल्शन एंड 4 5 भी रिपल्शन शो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 5 बॉल्स बना लेता हूँ। दिस इज मैं इधर की साइड से करता हूँ इसको थोड़ा। 1 2 अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए पहले 5 बॉल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, जिसमें कि हमें पता है कि जो बॉल नंबर 1 है, ओके अभी ये तो हमें चार्जेस पता ही नहीं है, तो जो बॉल नंबर 1 है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, टिक लगा लेते हैं। 1 एंड 2 ये अट्रैक्शन है। जब भी मैं ये वाला साइन लगाऊं तो आप समझ जाइए कि मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं क्रॉस साइन लगाऊं तो मैं रिपल्शन की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से इसको लेके देखते हैं। तो 1 2 अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, उसके बाद 2 4 भी अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, मतलब 2 और 4 के बीच में भी क्या है, अट्रैक्शन है। तो यार यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मतलब 2 और 4 का अट्रैक्शन है, वो तो क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा है, और 4 और 1 में भी क्या है, अट्रैक्शन है। तो 4 और 1 में भी अट्रैक्शन हो रखी है, ठीक है। 1 2 में, 2 4 में और 4 1 में अट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं 2 3 में, मतलब 2 और 3 में रिपल्शन हो रही है, 4 और 5 में भी रिपल्शन हो रही है। जिससे आपको ये ध्यान ना रहे कि भाई इन दोनों में हो रही है तो इन दोनों में भी रिपल्शन हो रही है, तो नहीं, इसको हम डबल क्रॉस कर देते हैं। मतलब ये एक पेयर रिपल्शन कर रहा है, ये एक पेयर रिपल्शन कर रहा है, 1 और 2 अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और 4 भी क्या शो कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। और यहाँ पे साथ में हमारे पास 1 और 4 क्या शो कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, तो एक बात मैं लेके देखता हूँ, चलिए
अब इतना तो हमें कंफर्म है, जो चार्ज नंबर 2 होगा उस पर या तो प्लस चार्ज होगा या माइनस। तो चलिए एक एक करके लेके देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्लस लेके देखते हैं। 2 पे लेट से मैंने ले लिया प्लस साइन, मैंने कर लिया कि मान लीजिए मैंने मान लिया लेट कि भाई 2 पे प्लस चार्ज होगा। अच्छा, तो अगर 2 पे प्लस चार्ज है, 2 और 4 आपस में शो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस। ठीक है, भाई 2 और 4 क्योंकि अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर प्लस माना है तो मैंने यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा मुझको। ऑलराइट, अच्छा एक बात बताइए, 2 और 3 आपस में क्या कर रहे हैं, दे रिपेल ईच अदर, क्योंकि ये मैंने क्रॉस क्रॉस का साइन लगा रहा है और क्वेश्चन में देखा है कि 2 और 3 क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो अगर 2 पे मैंने प्लस माना है तो इस पर मुझे क्या मानना पड़ेगा, प्लस ही मानना पड़ेगा, तभी तो रिपेल करेंगे, है ना। तो ठीक है, अब मुझे उसने और कुछ बताया है, तो उसने मुझसे कहा है कि जो 4 और 5 हैं वो भी आपस में क्या शो कर रहे हैं, रिपल्शन। मतलब अगर 4 पे नेगेटिव है तो 5 पे भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इतना हो गया कंक्लूड। तो अब चार्ज बॉल 1 पे देखते हैं हम। चलिए, तो मुझे पता है कि 1 और 2 पे क्या होगा, क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो अट्रैक्शन कब होगा, जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस। अच्छा, लेकिन उन्होंने हमें एक बात और कही है, मैंने यहाँ मतलब इन दोनों पेयर का सिस्टम कुछ और भी है, ये वाला और ये वाला। 1 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है, अट्रैक्शन के रिलेशन है। जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कि 1 और 4 आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए कि 1 और 4 अट्रैक्ट कब करेंगे, 4 पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस। तो मतलब 1 पे नेगेटिव भी होगा और प्लस भी होगा, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो देखिए भाई ये तो केस बैठ नहीं रहा, बाकी सब चार्जेस सही बैठ रहे हैं बट 1 को छोड़ के। अब इसमें आपने अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी ग्रेविटेशन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हैं आप, जल्दी जाइए और अभी सारे लेक्चर्स देख डालिए। बहुत मैंने अच्छी तरीके से पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है ग्रेविटेशन की। मैंने वहाँ पे सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं जो भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैंने वहाँ पे दावा भी करा है कि आपके अगर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं और तो 3 में से 3 क्वेश्चंस आप फोड़ के आएंगे, बिल्कुल नस्त नाबूद करके आएंगे अच्छे से, अगर आपने प्लेलिस्ट अच्छे से एक्सेस करी है तो। और 2-3 बार उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करिए, सारे इलस्ट्रेशंस का एक बार सॉल्व करिए, तो वहीं का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो हालांकि मैंने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस किया है, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है और क्या है। मार्कर में ये वाला लेता हूँ। तो देखिए, अगर मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव लेके चलूँ कि मान लीजिए ये वाला चार्ज है न्यूट्रल आपका, अगर ये न्यूट्रल है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। वो क्यों, न्यूट्रल है लेकिन चार्ज तो है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि जो चार्ज होता है, यहाँ पे अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि यहाँ से दोबारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब उसने ये नहीं कहा कि प्लस चार्ज या माइनस, हो सकता है न्यूट्रल चार्ज हो, जीरो चार्ज हो उसके ऊपर, तो मास तो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो भाई हमने कंसिडर कर लिया ये न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली इसका कुछ मास तो होगा। लेट से इस पे m मास है। ऑलराइट, तो अब मुझे आप डिस्कस करते हैं 1 और 2 के बीच में। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 बना देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 बना देता हूँ। इस पे भी कुछ मास है, मान लीजिए m है, इस पे हमने m मान रखा है, और इस पे m1 दे देता हूँ मैंने। तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, ये डॉट हटा दो। तो m और m1 में क्या होगा, डेफिनेटली क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बात फर्स्ट और सेकंड ये तो केस हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है अगर मैं उसे न्यूट्रल लेता हूँ तो। ओके, अगर मान लीजिए मैं 1 की बात करूं और 4 की बात करूं, तो मुझसे वो ऊपर कह रहा है कि 4 और 1 आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो भाई हाँ, ये भी ठीक है कि इसका मास तो m ही है, लेकिन मास इसका लेट से m2 ले लेते हैं, तो इसमें भी क्या लग रही होगी, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लग रही होगी। ठीक है, तो ये भी अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी ये वाली भी वेरीफाइड होगी।
तो यानी कि चार्ज 1 हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल। सो दैट्स वाई पॉइंट नंबर आई गेस 5 में मैंने कहा है, पॉइंट नंबर 5 में रिपल्शन इज द ट्रू टेस्टिंग ऑफ चार्ज। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्टिंग ऑफ चार्ज। ऑलराइट, चलिए हम एक बार इसको नेगेटिव भी लेके देख लेते हैं। लेट्स से मैंने 2 को नेगेटिव ले लिया, सो 3 क्योंकि उसके साथ रिपल्शन शो कर रहा है, क्रॉस के साइन के हिसाब से हम बता रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ भी है नेगेटिव है, तो ये भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और मैं अगर देखूं कि 2 और 4 आपस में क्या शो कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो मतलब 2 में अगर नेगेटिव तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मेरे पास 5 के साथ जो पेयर बन रहा है वो 4 का बन रहा है, ये दोनों रिपल्शन शो कर रहे हैं 4 और 5, मतलब यहाँ पे भी प्लस साइन होगा। तो अगेन अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, सॉरी या 1 और 2 आपस में क्या शो कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। और 1 और 4 की बात करें तो ये भी अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो यानी कि अगर 4 पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। अगेन ये चीज़ गलत हो जाएगी। सो इस वजह से कुछ भी आप चार्ज ले लीजिए किसी पे, इसको आपको न्यूट्रल ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज सब बेकार हो जाएगा, आंसर कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ से ग्रेविटेशन का एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एंड दैट्स वाई आई हैव सेड कि आप अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो करिए यार, क्या कर रहे हैं आप लोग, तो जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और कॉन्सेप्ट्स को अपने बहुत ज़्यादा क्लियर करिए। तो हमने 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। सबसे पहले मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से जो जेड है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्यों रहता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और पॉजिटिव चार्ज अगर निकला तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से मास का डिक्रीमेंट हुआ, ऑन द एंड वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा हो जाएगा उसके लिए। चार्जेस रिलेटिविस्टिकली क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, लेकिन मास और स्पेसिफिक चार्ज क्योंकि वो क्यू बाय एम होता है तो वो रिलेटिविस्टिकली वेरी करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, और उसके हमने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल से समझा। फिर मैंने पढ़ा है रिपल्शन इज द ट्रू टेस्टिंग ऑफ चार्ज, वो अभी हमने एक इलस्ट्रेशन में देखा, तो ये वाली इलस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर चार्ज इज कंजर्व्ड, इससे पहले वाली इलस्ट्रेशन में मैंने देखा कि हमारा सिस्टम ए था, उस पर नेट चार्ज 0 था, सिस्टम बी हमने लिया आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब भी सिस्टम पे नेट चार्ज क्या रहा, 0। तो बिफोर एंड आफ्टर चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब मैंने आपको बताया कि वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही हमेशा होगा। मैंने इसमें आपको एक पॉइंट समझाया कि आप इसको लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो n+- ही है, तो वैसे ही लिखा करिए इसको आप, जहाँ पे n हो सकता है वो 1 2 3 कोई भी हमारे पास ये वैल्यू हो सकती है, एंड सो। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं डेफिनेटली से उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, तो चलिए यार, इसी के साथ